महज 51.50% वोट पड़े हैं। हालांकि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद भी कई जगहों पर वोटर कतार में खड़े हुए नजर आए थे। ऐसे में वोट प्रतिशत अभी और बढ़ने की गुंजाइश है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से आज वोटिंग हुई है, लोगों में उत्साह नजर आया। खासकर जो महिला वोटर लाइनों में नजर आए हैं लगे हुए, उनका जो उत्साह देखते ही बन रहा था, वो तस्वीरें अपने आप में देखने वाली थी और चर्चाओं का विषय बनी हुई है। कुछ ऐसे वोटर थे जो पहली बार मतदान करने आए, उनके चेहरों पर भी खुशी नजर आई। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो झारखंड में अब तक 64.16% मतदान हुआ है। यह ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है। 64.16% मतदान हुआ है झारखंड में। सबसे ताजा आंकड़े इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। झारखंड में इस बार के विधानसभा चुनाव में 64.16% मतदान हुआ है। यह सबसे ताजा आंकड़े इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यानी कि झारखंड का जो रण है, झारखंड का जो आदेश है, उसमें जनता ने किस कदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 64.16% जनता वोट करने पहुंची, लाइनों में लगी, कतारों में लगी। कई जगह ऐसी थी जहां पर पहली बार वोटिंग हुई है, और ये जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाती है। तो झारखंड में अब तक 64.16% मतदान हुआ है। ये सबसे ताजा आंकड़ा है। अब ये जान लेते हैं कि 2019 के मुकाबले किस सीट पर कितने वोटिंग हुई है और वोटिंग परसेंटेज पहले से ज्यादा है या कम है। सबसे पहले बात ईचागढ़ सीट की वोटिंग की कर लेते हैं। ईचागढ़ में 2024 में जो मतदान हुआ है वो है 69%, और 2019 में जो मतदान हुआ था वो था 75.63%। अगर कांके की बात करें तो कांके में 2024 में जो मतदान हुआ वो था 57.89% मतदान हुआ इस बार, और 2019 में 61.26% हुआ, यानी कि तकरीबन 3% कम मतदान हुआ है इस बार। कोडरमा की बात करें तो 2024 में यहां पर हुआ है 62% मतदान। तो 2019 में जो मतदान प्रतिशत था वो था 59.71%। यहां पर मतदान बढ़ा है, तकरीबन 2% मतदान यहां पर बढ़ गया है। कोलेबिरा की अगर बात करें तो 2024 में यहां पर 68.61% मतदान हुआ, और 2019 में यहां पर हुआ था 64.71%, यानी कि तकरीबन 4% मतदान यहां पर भी बढ़ा है। खरसावा की अगर बात करें तो खरसावा में 2024 में मतदान हुआ है 77.32%, जबकि 2019 में मतदान हुआ था 72.87%। तो तकरीबन 5% मतदान यहां पर बढ़ा है। और अगर बात करें खूंटी की तो खूंटी में 2024 में मतदान हुआ है 69.53%, जबकि 2019 में यहां पर मतदान हुआ था 62.72%, यानी कि तकरीबन 7% मतदान यहां पर बढ़ा है। गढ़वा की अगर बात करें तो गढ़वा में 2024 में 66.46% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में 65.54% मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत यहां पर भी बढ़ा है, लेकिन मामूली अंतर से बढ़ा है। अगर गुमला की बात करें तो 2024 में गुमला में इस बार जो मतदान हुआ है वो हुआ है 65.46%, जबकि 2019 में मतदान हुआ था वो हुआ था 63.6%। तकरीबन 2% मतदान यहां पर भी बढ़ा है। घाटशिला की बात करें तो घाटशिला में इस बार मतदान हुआ है 70.05%, और 2019 में भी जो मतदान हुआ था वो 70 से ऊपर ही था, 70.03%। लमसम वही आंकड़ा है, कुछ मार्जिन से कह सकते हैं कि इस बार थोड़ी और स्थिति बेहतर हो गई। चक्रधरपुर की बात करें तो चक्रधरपुर में इस बार जो मतदान हुआ है वो हुआ है 66.50%, और 2019 में जो मतदान हुआ था वो हुआ था 65.58%। तकरीबन 1% मतदान यहां पर भी बढ़ा है। चतरा की अगर बात करें तो चतरा में इस बार हुआ है 61.16%, और 2019 की बात करें तो तब हुआ था 58.75%। तकरीबन 3% मतदान यहां पर बढ़ा है। चाईबासा की अगर बात करें तो चाईबासा में इस बार यानी 2024 में जो मतदान हुआ है वो हुआ है 68.61%, और यही 2019 की बात करें तब हुआ था 66.49%। तकरीबन 2% मतदान यहां पर भी बढ़ा है। छतरपुर की अगर बात करें तो छतरपुर में इस बार जो मतदान हुआ है वो हुआ है 60.88%, जबकि 2019 में जो मतदान हुआ था वो हुआ था 61.69%। यानी कि छतरपुर में 2019 के मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ है,
तकरीबन 1% मतदाता कम हो गए इस बार। जगन्नाथपुर की बात करें तो 2024 में यानी कि इस बार 66.26% मतदान हुआ है और 2019 में जो मतदान हुआ था तब हुआ था 65.12%। तकरीबन 1% मतदान इस बार बढ़ गया है। जमशेदपुर पश्चिम की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। जमशेदपुर पश्चिम में इस बार मतदान हुआ है 55.95% और जबकि 2019 में भी लमसम यही आंकड़ा था, तब हुआ था 53.89%। तकरीबन 2% का इस बार फर्क आया। और जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी में 2024 में जो मतदान हुआ था वो हुआ था जो इस बार मतदान हुआ है वो हुआ है 56.72% और 2019 में जो मतदान हुआ था वो हुआ था 56.93%। दशमलव के बाद डिजिट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है, लेकिन बहुत मामूली सा अंतर है। लेकिन 2019 में ज्यादा मतदान हुआ इस बार के मुकाबले। जुग सलाई की अगर बात करें तो 2019 में जो मतदान हुआ था वो हुआ था 66.14% और इस बार जो मतदान हुआ है वो कम हो गया। इस बार जो मतदान हुआ है वो हुआ है 64.53%, यानी कि तकरीबन 2% मतदान कम हुआ है। डाल्टनगंज की अगर बात करें तो इस बार जो मतदान हुआ है वो हुआ है 64.82% और 2019 की अगर बात करें तब हुआ था 62.86%। तकरीबन 2% मतदान यहां पर इस बार बढ़ गया। 2% मतदाता मतदान करने ज्यादा आए। तमाल की अगर बात करें तो 2024 में तब हुआ था, इस बार हुआ है 67.12% और 2019 की अगर बात करें तब हुआ था 68.48%। तकरीबन 1% मतदान यहां पर कम हुआ है। तोरपा की अगर बात करें तो इस बार जो हुआ है वो हुआ है 67.03% और अगर पिछली बार की बात करें 2019 की बात करें तो 64.37%। इस तरह से इस बार मतदान हुआ है। कहीं पर कुछ परसेंटेज कम आया है तो कहीं बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके सामने। और दरभंगा में अगर बात की जाए, अब बात करते हैं सौगात की। दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स की आधारशिला रखने के साथ साथ दरभंगा को स्वास्थ्य के साथ ही रोड, रेल और गैस के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को 12,100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। एक तरफ देश के कई जगहों पर चुनाव हो रहा था, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा की धरती से दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को करोड़ों की लागत से बनने वाली योजनाओं की सौगात दे रहे थे। दरभंगा में शोभन बाईपास पर पीएम मोदी ने बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी। इस खास मौके पर बिहार के राज्यपाल के साथ ही सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। पीएम ने बिहार को कुल 12,100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें दरभंगा एम्स का निर्माण भी शामिल है, जो 1,260 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। एम्स जो बन जाएगा यहाँ, इसके बाद समझ लीजिए कि दरभंगा शहर का और विस्तार होगा। पीएम मोदी ने मिथिला को स्वास्थ्य के साथ ही रोड, रेल और गैस के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी, जिसमें 5,070 करोड़ की लागत से एनएच परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। इसके अलावे 1,740 करोड़ की रेल परियोजना का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। 1,520 करोड़ की रेल परियोजना राष्ट्र को पीएम ने समर्पित किया। साथ ही 4,020 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की आधारशिला भी रखी गई। 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें रोड, रेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी, लेकिन इसमें दरभंगा एम्स का निर्माण सबसे अहम है, जिससे बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ ही नेपाल के लोगों को भी इलाज में मदद मिलेगी। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से शैलेंद्र कुमार और विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो समझिए जरा कि दरभंगा एम्स के बन जाने से कितने बड़े इलाके के लोगों को फायदा होगा। दरभंगा से पूरा मिथिलांचल तो कवर होगा ही,
नेपाल के लोग भी यहां इलाज करा सकेंगे, इसका फायदा उठा सकेंगे। यही नहीं, पूर्वोत्तर के जो लोग हैं वो भी यहां पर इलाज करवा सकेंगे, उनको भी सुविधाएं मिलेंगी। मतलब दरभंगा एम्स के बन जाने से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के राज्य और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। तो आधुनिक तकनीक से इलाज होगा, यही नहीं गंभीर बीमारियों का भी इलाज होगा। इसके लिए लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पटना एम्स के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, अब सब दरभंगा में भी बैठकर होगा। दरभंगा एम्स के बनने से इलाके को कैसे विकास से जोड़ा जाएगा वो भी आपको समझा देते हैं। दरभंगा एम्स को लेकर 4 लेन सड़क बन रही है। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर के लोगों को आने जाने में आसानी होगी, आसपास के इलाकों का विकास होगा, आसपास के इलाकों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। ये तमाम चीजें यहां पर एम्स बन जाने से होंगी। अब ये भी समझ लीजिए कि दरभंगा एम्स के बनने से किस किस इंडस्ट्री के लोगों को फायदा होगा। तो होटल को फायदा होगा, इसके अलावा मेडिकल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, होटल टूरिज्म को फायदा होगा और मेडिकल इंडस्ट्री को यहां पर फायदा होगा। तो भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह से 50 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी के बाद सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में एक आरोपी को भोजपुर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि अक्षरा से इतनी दुश्मनी क्यों है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को लेकर फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अक्षरा से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। 2 दिन के भीतर रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। अक्षरा के मोबाइल पर 11 नवंबर को फोन आया। 50 लाख रुपए देने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया। 11 नवंबर की देर रात 12:20 और 12:21 यानी 1 मिनट के भीतर 2 अलग अलग नंबर से धमकी भरे कॉल आए। वो दोनों ही नंबर अक्षरा सिंह के पिता इंद्रजीत सिंह के मुताबिक आरा के कुमार सिंह के नाम पर कॉलर आईडी में दिख रहा है। धमकी मिलने के बाद अक्षरा सिंह ने दानापुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आवेदन में उनके हिसाब से जो लिखा गया है कि हमें धमकी दी जा रही है, साथ ही साथ हमसे 50 लाख रुपए भी मांगे जा रहे हैं, तो इसमें हम आज ही तुरंत एक्शन लेंगे। जरूरत हुई तो FIR करेंगे इसमें और जल्दी से जल्दी इसका अनुसंधान पूर्ण करेंगे। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरा से एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया है। उसे पटना लाकर पूछताछ की जा रही है। अक्षरा सिंह भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री हैं। अक्षरा एक्टर के साथ मशहूर सिंगर भी हैं। बिग बॉस सहित कई रियलिटी शो में अक्षरा हिस्सा ले चुकी हैं। अक्षरा की बिहार की सियासत में भी दिलचस्पी है, तभी वो जनसुराज के साथ जुड़ चुकी हैं। अक्षरा को भोजपुरी की सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो खबर तो समझिए, मैं फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।